So from this video onwards, we are going to start the fourth semester. Firstly, we will cover the pharmacology. I am going to teach you the unit number 3, that is drug acting on the GI system. So all those drugs like antacids, antiemetics, emetics, laxatives and purgatives, we are going to discuss each and everything in detail. So first of all, यू मस्ट नो कि अगर कोई भी ड्रग आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं आता लाइक ऑन्डास्टिरोन, ऐसे कोई ड्रग नहीं आता, ऊपर सीधा सीधा आता होता है एंटीमेटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीमेटिक्स ऐसे करके. बट स्टिल हम अच्छे से हर एक ड्रग को इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे. सो यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो विथ योर हार्ट. तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ, वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर यू मस्ट इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एंटीएमेटिक देन डिफाइन इट, व्हाट आर एंटीएमेटिक्स. उसके बाद उसका जनरल मैकेनिज्म बता दो कि ऐसे ऐसे होता है कि सबसे पहले वॉमिटिंग कैसे इंड्यूस होती है, फिर एंटीमेटिक्स वर्क कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी. एक बारी तुम्हें मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, देन टाइप्स बताऊँ क्योंकि एंटीमेटिक्स आर द क्लास, तो उसके अंदर ड्रग्स भी तो होंगे ना, वो सारे ड्रग्स बताने हैं, उनका स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ऑन्डास्टिरोन कैसे वर्क कर रहा है, अगर ग्रेनिस्टेरॉन है तो वो कैसे वर्क कर रहा है वो बताओ. उसके बाद हर एक ड्रग की डोसेज भी बतानी है. यू शुड रिमेंबर द डोसेज. Then indications and contraindications of antiemetics or any drug, adverse effect and side effect, and in last you must also write the role of nurse. अब देखो जो adverse effect and side effects होते हैं, these are two different things. Side effect क्या होता है, जो हमें पता है कि अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तो इसके बाद ये सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में. फॉर एग्जाम्पल पर्सन को हेडेक हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, तो हमें पता था ठीक है कि ये होगा ये ड्रग देने के बाद. बट ऑन द अदर हैंड एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं जो बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, एंड ये दीज आर लाइक सीरियस सिम्टम्स. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को सीजर्स आने स्टार्ट हो गए, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया या पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला गया, सो दीज आर एडवर्स इफेक्ट. हमें बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ऐसा होगा आफ्टर गिविंग दैट पर्टिकुलर ड्रग, सो दोज आर नोन एज एडवर्स इफेक्ट. तो ये तुम्हें पता चल गया कि कैसे कैसे तुमने आंसर को राइट करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज इमेटिक्स. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इमेटिक्स है क्या. देखो एक होते हैं एंटी इमेटिक्स. हमने हॉस्पिटल में देखा है कि पर्सन वॉमिटिंग ना करे तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. बट जब हम चाहते हैं कि पेशेंट वॉमिटिंग करे, फॉर एग्जाम्पल उसने पॉइजन ले लिया, तो हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी से बाहर निकले इससे पहले कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और फर्दर नर्वस सिस्टम को डैमेज करे, तो तब हम ड्रग्स देते हैं. उनको कहते हैं इमेटिक्स, दोज विच आर यूज टू इंड्यूस द वॉमिटिंग इन अ पर्सन, उनको हम कहते हैं इमेटिक्स. तो डेफिनेशन क्या है, इमेटिक्स आर द ड्रग्स और सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस वॉमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग द वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन. वो वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट कहाँ पर है, ब्रेन में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, और बाय इरिटेटिंग द स्टमक लाइनिंग. तो जो इमेटिक्स होते हैं वो दो तरीके से काम करें, या तो सीधा वो वॉमिट सेंटर को सिग्नल देंगे और वॉमिट सेंटर वॉमिटिंग इंड्यूस कर देगा, या दूसरा क्या है, ये वाले इमेटिक्स हमारे स्टमक की म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे और उसके बाद ब्रेन को सिग्नल जाएगा और फिर वॉमिट सेंटर जो है स्टिमुलेट होगा. तो ये हम आगे देखते हैं अच्छे से. तुम्हें इतना क्लियर हो गया इमेटिक्स है क्या, दो तरीकों से कैसे वर्क करें, या तो वॉमिट सेंटर के थ्रू या सीधा स्टमक को इरिटेट करके. तो स्लाइड में देखो, जो भी मैं तुम्हें डेफिनेशन में बता रही थी ना कि दो तरीकों से इमेटिक्स वर्क करते हैं, तो देखो एक है डायरेक्ट इफेक्ट और एक है इनडायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्ट मतलब सीधा स्टमक में उसने इरिटेट किया, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट किया, स्टमक को पता चल गया कुछ प्रॉब्लम है तो वॉमिटिंग इंड्यूस हो गई. एक तो ये था डायरेक्टली, और एक है इनडायरेक्ट. इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में इमेटिक्स गए है ना, इमेटिक्स गए, अब हुआ क्या, जिसके कारण हमारी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस हो गए, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, एंड एक और केमिकल होता है सब्सटेंस पी. तो ये केमिकल्स प्रोड्यूस हो गए. ये केमिकल्स पता क्या करेंगे, अब ये केमिकल्स को रिसीव करने वाली भी कुछ जगह होगी ना, उस जगह को हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन. तो ये सारे केमिकल्स अपनी रिसेप्शन वाली जगह पे चलेंगे जहां पर इन्होंने जाना था, कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन पे. तो वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन अब स्टिमुलेट होगी क्योंकि उसने केमिकल्स रिसीव कर दिए. अब फर्दर वो सीटीजी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन, वॉमिट सेंटर को सिग्नल भेजेगी कि इमेटिक्स लिए गए हैं तो तुम अब वॉमिटिंग इंड्यूस करो. तो ऐसे इनडायरेक्टली जो इमेटिक्स है वो वर्क कर रहा है. आगे समझ, अभी आगे और क्लियर होगा. एक बार तुम आइडिया ले जाओ अब इसके ही बेस पे कि कैसे कोई इफेक्ट कर रहा है, कि वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है. इसी के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेटिक्स. फर्स्ट इज सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स. नाम से क्लियर तुम्हें पता चल गया ये कौन से हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करने वाले, जो कि सीटीजी को या वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे. एग्जाम्पल्स आर मस्ट, यू मस्ट नीड टू रिमेंबर द
एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट इज एपोमॉर्फिन एंड द अदर वन इज द मॉर्फिन। एक तो ये वाली क्लास होगी ड्रग की। दूसरे कौन से इमेटिक्स होंगे, वही वाले जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे थे, जो डायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहे थे, हम इनको पेरिफेरल एक्टिंग इमेटिक्स या रिफ्लेक्स इमेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे थे, एंड इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी है, एपिकाक सिरप, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड वार्म सॉल्ट वाटर। बट जो वार्म सॉल्ट वाटर है दिस इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये सोडियम पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, ठीक है, सोडियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो समझ आ गया उसी के बेस पे कि कौन कोई डायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है या इनडायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है। 2 टाइप्स की इमेटिक्स आ गए, एक सेंट्रली एक्टिंग जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, और एक पेरिफेरल एक्टिंग जिनको हम रिफ्लेक्स इमेटिक्स भी कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे हैं। तो देखो ये तो तुम्हें इजिली लर्न हो जाएंगे, एपोमॉर्फिन एंड मॉर्फिन, एंड ये इसमें एटलीस्ट ये तो याद कर लो, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड एपिकैक सिरप इज इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मैं तुम्हें स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी। सबसे पहले ये ड्रग है एपोमॉर्फिन, तो सबसे पहले तुम बताओ ये कौन सा था, ये सेंट्रली एक्टिंग में आता था, है ना, जो सीधा ब्रेन की तरफ जा रहे थे और वॉमिट सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे थे। तो होगा क्या, जब पर्सन एपोमॉर्फिन लेगा ना तो इट विल स्टिमुलेट डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन रिसेप्टर्स को हम D2 रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन एक्टिवेटिंग द वॉमिटिंग सेंटर। तो होगा क्या, बस एपोमॉर्फिन के कारण जब हमने एपोमॉर्फिन लिया, तुम यार तुम्हें ये क्या, इसमें ना तुम्हें हर एक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम्हें ड्रग याद होना चाहिए, है तो सेम ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है तो वो इमेटिक ही ना, बस तुम ऐसे समझो। सबसे पहले एपोमॉर्फिन है ना, उसने क्या करना है, ये है सेंट्रली एक्टिंग, तुम्हें ये याद होना चाहिए सेंट्रल एक्टिंग है। तो होगा क्या, एपोमॉर्फिन आया, उसने क्या किया, हमारे में एक एपोमॉर्फिन डोपामिन रिलीज करवाएगा। एपोमॉर्फिन ये तुमने याद रखना है, एपोमॉर्फिन ने डोपामिन रिलीज कराया, डोपामिन कहाँ जाएगा, अपने रिसेप्टर्स के पास, जो कि कहाँ पर है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन में। तो ये वहां पर गया, जिसके कारण वो जोन ट्रिगर होगी, वॉमिट सेंटर के पास सिग्नल गया तो वॉमिटिंग होगी। पहला क्लियर, एपोमॉर्फिन। सेकंड क्या है, इपेकाक सिरप, मैंने तुम्हें बताया किसमें था, पेरिफेरल एक्टिंग में या रिफ्लेक्सिमेटिक्स में। तो ये क्या इरिटेट करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी तो वेगस नर्व, तुम्हें पता है ना वेगस नर्व होती है जो एक एफेरेंट नर्व होती है, मतलब जो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेकर जाती है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट हुई, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वो सिग्नल लेकर गई टू द वॉमिटिंग सेंटर, तो वॉमिटिंग इंड्यूस हो गई, ये ऐसे एक्ट किया। कॉपर सल्फेट अगेन गैस्ट्रिक मतलब जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, ये भी वही वाला देखो लिखा हुआ है, डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग, एफेरेंट वेगस स्टिमुलेशन ऑफ द वॉमिटिंग सेंटर, मतलब कि एफेरेंट वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल गया, जिसके कारण वॉमिटिंग सेंटर जो है स्टिमुलेट हो गया, जो मैंने तुम्हें बताया। जिंक सल्फेट सेम वैसे ही। उसके बाद मॉर्फिन, ये भी कौन सा है, ये भी सेंट्रली एक्टिंग है। ये कैसे एक्ट करेगा, जो मॉर्फिन है वो उसमें क्या होता है कि ओपियोइड रिसेप्टर्स, उसमें क्या थे, डोपामिन। एपोमॉर्फिन के केस में डोपामिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, बट मॉर्फिन ऐसे याद कर लो यार, मॉर्फिन ओपियोइड है, तो मॉर्फिन के केस में मॉर्फिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो जिसके कारण वो जोन स्टिमुलेट होगी, तो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया, वॉमिटिंग इंड्यूस होगी। आई होप इट इज क्लियर। अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये सेंट्रली एक्टिंग है, ये पेरिफेरल एक्टिंग है, बाकी तुम्हें मैकेनिज्म तो पता ही है हो क्या रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। उसके बाद डोसेज तुम्हें इतना पता होना है, बस इन 2 चीज़ों की तुम याद कर लो एटलीस्ट, कि सेंट्रली एक्टिंग में तुम एपोमॉर्फिन की याद कर लो, एंड पेरिफेरल एक्टिंग में तुम एपिकैनक्वा जो एपिकाक सिरप था इसकी याद कर लो। एपिकैनक्वा की तो ईजी है, दोनों की ईजी है, 15 एडल्ट के केस में थोड़ी ज़्यादा है, 15 to 20 ml, क्योंकि हमने पढ़ा ना सिरप है तो सिरप ml में ही होगा, तो 15 to 20 ml। चिल्ड्रन में और कम कर दो, इन्फेंट्स में और कम कर दो। जो एपोमॉर्फिन है ये mg में है, 6 mg एटलीस्ट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो इंडिकेशन क्या होगी, हम वॉमिटिंग कब इंड्यूस कराएंगे, हम इमेटिक्स कब देंगे, कब हम चाहते हैं कि पर्सन वॉमिट करे, जब हमें पता है कि या तो हमने ड्रग ओवरडोज कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इससे पहले कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो, वो पहले स्टमक से निकल जाए, तो when there is an accident or overdose of the drug, and the second one is when person has ingested a poisonous or corrosive substance। तो उस केस में contra indications are, first is if person is unconscious, if person is unconscious or is in comatose state, we can't induce vomiting because there is a risk of aspiration, जो person है उसके lungs में जा सकता है जो vomitous है, so we can't risk it। उसके बाद the second one is corrosive poisoning, अगर उसने कुछ ऐसे की चीज़ ली है जो बहुत ज़्यादा corrosive है, जिसके कारण क्या होगा, एक बारी तो उसने खा लिया है ना, उसको इंजेस्ट कर लिया, दूसरी बार हम वॉमिटिंग इंड्यूस करा के दोबारा से उसी पाथ को हम डैमेज करवा रहे हैं, फिर से वो इसोफेगस के थ्रू आएगा, तो डबल डैमेज नहीं हो जाएगा। करोसिव पॉइजनिंग के केस में हम वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि हम डबल डैमेज करवा देंगे, उसी पाथवे के थ्रू वो दोबारा आएगा जो उसने इंजेस्ट कर लिया है। अगर पर्सन को कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब पेनफुल मसल स्पासम या पॉइजनिंग ड्यू टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस केस में भी हम वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं कराते। एंड इफ द पर्सन इज अ चिल्ड्रन बिलो 6 months of age, then also we can't give emetics।
उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन। सो ड्रग इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम कभी भी इमेटिक्स को इन ड्रग्स के साथ नहीं देते, अदरवाइज इट विल लीड्स टू अ सर्टेन एडवर्स इफेक्ट। तो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिसके साथ हमें कभी भी इमेटिक्स को नहीं देना? द फर्स्ट इज CNS डिप्रेसेंट्स। इसके साथ क्या होगा? एस्पिरेशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली हम एंटीमेटिक्स के साथ भी नहीं देंगे, इमेटिक्स को हम एंटीमेटिक्स के साथ देंगे नहीं देंगे। कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स एंड एक्टिवेटेड चारकोल, इनके साथ हम इमेटिक्स को नहीं देते। क्लियर? उसके बाद देर आर सम साइड इफेक्ट्स। तो क्या होगा? पर्सन को कन्वर्जन्स हो सकते हैं अगर हम वॉमिटिंग इंड्यूस करा रहे हैं जबरदस्ती, लेथार्जी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, शॉक, डिलीरियम। पर्सन शॉक में क्यों जाएगा? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, ज़्यादा ही फ्लूइड बाहर निकाल दिया हमने बॉडी से, उसके कारण डिलीरियम, कन्फ्यूजन होगी क्योंकि आयनिक इंबैलेंस हो गया। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, फ्लूइड तो बाहर निकल गया, सर्कुलेशन कौन कर रहा है? इसलिए सर्कुलेटरी डिस्ट्रेस, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। CNS डिप्रेशन हो सकता है एंड मैलरी विस टीयर। ये क्या मतलब कि जब पर्सन को फोर्सफुल वॉमिटिंग हम करवा रहे हैं देन देयर आर चांसेस कि लोअर इसोफेगस में कुछ टेयर्स हो जाएं, उसमें कुछ डैमेज हो जाए, दैट इज नॉन एज मैलरी विस टीयर। तो वो चीज़ हो सकती है इसके केस में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर एंटी इमेटिक्स। सो एंटी इमेटिक्स का मतलब तुम्हें पता है कि दीज आर दोज ड्रग्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट आर बीइंग गिवन टू द पेशेंट एंड दोज ड्रग्स कैन गिव साइड इफेक्ट्स लाइक nausea and vomiting. So to prevent that fluid electrolyte imbalance, because अगर पेशेंट कीप्स वॉमिटिंग देन जो सारा फ्लूड है वो तो बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो पेशेंट में फ्लूड इम्बैलेंस हो सकता है. सो टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन दिस क्लास ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड in the hospital and these are known as anti-emetics, मतलब कि against emesis, है ना. तो emesis का मतलब होता है vomiting, तो ये vomiting induce होने को prevent करेंगी ये anti-emetics. Now the definition is anti-emetics are the drugs that prevent or stop nausea and vomiting by blocking the pathways or signals that normally activate the vomiting center in the medulla oblongata. आई होप तुम्हें डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, तुम्हें क्लियर हो गया होगा. एंटीमेटिक्स वो वाली ड्रग्स हैं जो क्या करेंगी, ऐसे के सिग्नल्स जो वॉमिटिंग सेंटर के पास जा रहे थे, वॉमिट सेंटर कहाँ पर है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, जो वॉमिटिंग सेंटर के पास सिग्नल्स जा रहे थे वो उन सिग्नल्स को वहां पर जाने ही नहीं देगी, उनको क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी. दीज आर नॉन एज एंटीमेटिक्स. तो अब दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन. तो वॉमिटिंग ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम कुछ अजीब खा लेते हैं तभी ही वॉमिटिंग इंड्यूस होती है. देयर आर पर्टिकुलरली 4 रीजंस विच कैन कॉज वॉमिटिंग. एक तो पहला यही है जो मोस्ट कॉमन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन. हमने कुछ ऐसे का गंदा सा खा लिया जिसके कारण गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट हुआ, वेगस नर्व के थ्रू वॉमिटिंग सेंटर के पास सिग्नल गया कि कुछ गंदा हो गया इसलिए कि तुम वॉमिट इंड्यूस करो कि वो बाहर निकल जाए. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. सेकेंड इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. ये मैंने हमने पिछली मतलब अभी पढ़ा था इमेटिक्स के केस में CTZ. ये जोन होती है जो वॉमिटिंग सेंटर के साथ कनेक्टेड होती है. ये जो जोन होती है इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. कोई भी टॉक्सिन्स अगर ब्लड में है ना, तो ये जोन ट्रिगर हो जाएगी, फिर वो वॉमिट सेंटर को कहेगी कि टॉक्सिन्स है ब्लड में, तुम वॉमिटिंग इंड्यूस करो. तो इस तरीके से सेकंड रीजन ये होगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, अगर इसको कोई टॉक्सिन मिल गया तो. तीसरा क्या है कि अगर पर्सन कोई ऐसे कि कोई कार राइड कर रहा है या ट्रेन में सफर करते हैं लोग तो उनको वॉमिटिंग नहीं आ जाती, तो दैट इज ड्यू टू द वेस्टिबुलर सिस्टम. वेस्टिबुलर सिस्टम तुम्हें पता है ना, द सिस्टम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एयर, जिसमें ऑरिकल्स, यूट्रिकल्स, वो सब कुछ आता है. तो वो वेस्टिबुलर सिस्टम जब हमारे वॉमिट सेंटर को सिग्नल भेजता है, जब हम कोई चीज में काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं तो नोजिया नहीं होने लग पड़ता. तो द थर्ड रीजन इज दिस वन, दैट इज मोशन सिकनेस. एंड द फोर्थ इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. वो कब एक्टिवेट होगा, व्हेन देयर आर सर्टेन इमोशंस, साइट और स्मेल. कोई गंदी स्मेल या साइट के कारण भी हमें नोजिया फील होने लग पड़ता है. तो 4 रीजन समझ आ गए. अगर हमने कुछ खा लिया गंदा सा, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन. दूसरा, ब्लड में कोई सर्टेन टॉक्सिन्स है जिसको CTZ उसको पता चल जाएगा, सेंस कर लेगा. दूसरा रीजन ये हो जाएगा. तीसरा, अगर हम मोशन सिकनेस हो गई. चौथा, अगर हमने कुछ ऐसे गंदा देख लिया या सूंघ लिया, देन दैट इज द फोर्थ रीजन विच कैन कॉज वॉमिटिंग. अब बस ठीक है, ये 4 रीजन समझ आ गए. अब होगा क्या, अगर हम एंटीमेटिक्स तब खा लेंगे जब हमें नोजिया फील हो रहा है, तो बस ये जो जहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, दीज आर ऑल द सोर्सेज, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, CTZ, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दीज आर ऑल द सोर्सेज. यहाँ से सिग्नल जाना है वॉमिटिंग सेंटर के पास. तो अगर हम एंटीमेटिक्स खा लेंगे तो यहाँ से सिग्नल वॉमिटिंग सेंटर के पास जाएगा ही नहीं. अगर नहीं जाएगा तो वॉमिट होगी नहीं, मतलब एंटीमेटिक का फंक्शन अटेन हो गया, राइट. सो दिस इज द वेरी इजी पाथवे. सो एंटीमेटिक्स ब्लॉक दिस सिग्नल्स ईदर एट देयर सोर्स, जो कि यहाँ तो गट है, CTC या वेस्टिबुलर सिस्टम, या एट वॉमिटिंग सेंटर, वहां पर जाके उनको ब्लॉक कर देगा. समझ आ गया. दीज वर ऑल द सोर्सेज. यहाँ से सिग्नल पहुंचना कहाँ पर था, वॉमिट सेंटर में. बस एंटीमेटिक्स ने उस सिग्नल को वॉमिट सेंटर तक पहुंचने ही नहीं देना. I hope it is clear. Now there are the drugs which are under the antiemetics. So this is the classification.
बहुत ईजी है, बहुत ईजी। द फर्स्ट इज डोपामीन एंटागनिस्ट, डोपामीन एंटागनिस्ट रिसेप्टर एंटागनिस्ट, सेकंड इज सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट एंड थर्ड इज हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इन तीनों को तुम सेपरेट याद कर लो, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। क्लियर? डोपामीन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। बाकी दो कौन से है? म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट एंड न्यूरोकाइनिन एंटागनिस्ट। ये दो हो गए, एम एंड एन वाला, ये दो सेपरेट हो गए। उसके बाद जस्ट इग्नोर दिस, ये मैंने गलती से लिख दिया था। एंड द अदर वन आर कैनाबिनॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कौन कौन से है? डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, तीन हो गए। म्यूस्कैरिनिन एंड म्यूस्कैरिनिक एंड न्यूरोकाइनिन, और लास्ट वाले टू कैनाबिनॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम इनको, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिकली होगा तो वही, जो भी हमने देख लिया होना तो वही है। बस अब ध्यान से समझो, जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मतलब कि अब हमने पहले इमेटिक्स में भी पढ़ा था ना कि डोपामीन रिलीज होना है, उसने अपने रिसेप्टर के पास जाना है, जिसको हम कहते हैं डोपामीन रिसेप्टर या D2 रिसेप्टर। बस इसने उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है कि डोपामीन रिलीज तो हो रहा है बट रिसेप्टर तक आ ही नहीं रहा, रिसेप्टर से तो वो बाइंड ही नहीं हो रहा, तो ऐसे सिग्नल ब्लॉक हो रहे हैं। समझ आ गई? तो अब हम इनको डिटेल से समझ लेते हैं। पहले तो मैकेनिज्म छोड़ो, पहले इनको देख लो। ये अभी हमने ये क्लासेस पढ़ी थी ना, अभी ये क्लासेस पढ़ी थी एंटीमेटिक्स में, उनमें अब कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इस क्लास ऑफ एंटीमेटिक्स में ये दो ड्रग्स आते हैं, मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। बहुत इजी है, डोपामीन डोमपेरिडोन हो जाएगा याद, डोमपेरिडोन से ये प्रमाइड वाला याद हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये तो बहुत इजी है, हम जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं ओंडास्टेरॉन, वो क्या है? वो सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ओंडास्टेरॉन, ग्रेनिस्टेरॉन, 2 याद कर लो, द अदर वन इज पेलोनोस्टेरॉन। उसके बाद थर्ड हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इसमें एक याद कर लो, डायफेनहाइड्रामीन, डायफेनहाइड्रामीन हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। उसके बाद म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट में ह्यूसिन, एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं एप्रीपैंट एंड फोसाप्रिटेंट, एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दैट इज वेरी इजी, दैट इज डेक्सामेथासोन। सो दीज आर द क्लासेस एंड ये उनके अंदर जो ड्रग्स आते हैं। इस टेबल में तुम्हें ये दो कॉलम्स आई होप लर्न हो गया, डोपामीन, डोमपेरिडोन, और उसके साथ मिलता जुलता सेरोटोनिन तो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, हिस्टामिन से डायफेनहाइड्रामीन, ये दो याद करने वाले एक्चुअली, म्यूस्कैरिनिक एंड न्यूरोकाइनिन, बाकी तुम्हें याद हो जाएंगे। अब ठीक है, तुम्हें ये दो कॉलम्स क्रिस्टल क्लियर। अब उसमें आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। पहले देखो, वहां जाने से पहले मैं तुम्हें खुद आइडिया दे दूं। देखो, डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट का मतलब ये क्या होता है कि उसने उस रिसेप्टर को बाइंड करना है। ठीक है, कि डोपामीन ने रिलीज होना था, ठीक है, और उसने अपने रिसेप्टर के पास जाना था सिग्नल लेकर, है ना। बट ये एंटागनिस्ट हमने खा लिया, डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो अब होगा क्या? उस रिसेप्टर को इसने बाइंड कर दिया, जिसके कारण डोपामीन तो रिलीज हो रहा है बट रिसेप्टर के पास तो वो जा ही नहीं रहा, उसको तो वो स्टिमुलेट कर ही नहीं पा रहा, बाइंड हो ही नहीं पा रहा, मतलब सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं, वॉमिट सेंटर स्टिमुलेट ही नहीं होगा, वॉमिटिंग आएगी नहीं। सो दिस इज ऑल। बस स्पेसिफिक चीजें क्या है वो मैं बता देती हूँ, बाकी पास भी यही है जो मैं तुम्हें तब का बोल रही हूँ। स्पेसिफिक चीजें क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में क्या हो रहा है, इट विल, ये क्या करेंगे, दे विल ब्लॉक। अब उसको छोड़ो, बस इनको देखना है। डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, दीज विल ब्लॉक डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा और ब्रेन को मतलब ब्रेन कांट सेंस टॉक्सिन्स, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलेगा और वॉमिटिंग इंड्यूस ही नहीं होगी। क्लियर? तो ये डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। सेकंड आ जाओ, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, अगेन ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। थर्ड हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये हिस्टामिन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, हिस्टामिन सिग्नल्स ही नहीं आएंगे, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज कि वो मैं तुम्हें अभी बता ही देती हूँ। चलो, जो डोपामीन एंड सेरोटोनिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कब दे रहे हैं, जो डोपामीन है वो तब देंगे जब व्हेन देयर आर टॉक्सिन्स इन द ब्लड, है ना, तो वो सेंस कर देगा सीटीसी। सेरोटोनिन कब दे रहे हैं, व्हेन देयर इज गट इरिटेशन या पोस्ट कीमोथेरेपी, तब जो नोजिया या वॉमिटिंग होगी तब हम सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके केस में तुम समझ रहे हो, क्योंकि डोपामीन रिलीज ही कब होगा, जब देयर आर टॉक्सिन्स। सेरोटोनिन रिलीज ही कब होगा, व्हेन देयर इज गट इरिटेशन और कीमो ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड। तो उस केस में हम व्हेन गट इरिटेशन के केस में मतलब हम डोपामीन नहीं देंगे, हम सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर आओ हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट के केस में, इसमें क्या हो रहा है, हिस्टामिन सिग्नल जो इनर एयर से आ रहे थे, तो मतलब जब मोशन सिकनेस हो रही है, अब अगर मोशन सिकनेस हो रही है पर्सन को, तो हम डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होना देंगे, फिर हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे। तो ये मैं बात कर रही थी कि पाथवे सेम,
सभी ड्रग्स के केस में, सभी क्लासेस के सेम में, सभी क्लासेस में पाथवे इज सेम, बट ये चीज़ें स्पेसिफिक है कि हम कौन सा कब देंगे। ऐसे थोड़ा है पर्सन को वॉमिट आ रही है तो कोई भी एंटीबायोटिक देंगे, नो। हमने देखना है कि गट इरिटेशन के कारण आ रही है तो हमने सेरोटोनिन वाला देना है। ब्लड में टॉक्सिन है तो फिर हमने डोपामिन वाला देना है। मोशन सिकनेस के कारण आ रहा है तो फिर हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे, क्योंकि दोनों के केस में सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम द वेस्टिबुलर पाथवे, दैट इज फ्रॉम इनर एयर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये हिस्टामिन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है, ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर रहा है। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इसका केस ही डिफरेंट है। मैंने तुम्हें बताया था एसिटाइलकोलिन, एक डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन ये होते हैं, एंड देयर इज द वन अदर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज सब्सटेंस पी, तो ये इसको ब्लॉक करेगा। ये भी कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तुम्हें पता ही है, इन्फ्लेमेशन के लिए, एंड ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम रिलीज हो तो उसके लिए। ये दोनों तो केसेस ही अलग है, बाकी ये सेम है। आई होप जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी तुम्हें समझ आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा पाथवे सेम है। पाथवे क्या था कि अगर पर्सन को हम एंटीमेटिक्स दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर अगर लगेगा ही नहीं तो फर्दर सिग्नल जाएगा ही नहीं, मतलब वॉमिटिंग सेंटर के पास सिग्नल गया ही नहीं, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो वॉमिट इंड्यूस ही नहीं हुई। तो ये सभी के सभी डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मतलब सारे के सारे रिसेप्टर एंटागनिस्ट ऐसे वर्क कर रहे थे। बट स्पेसिफिक चीज़ें मैंने तुम्हें ये याद करने को कहा कि कौन सा कब देंगे। अब इतने सारे एंटीमेटिक्स हैं, हमने कितनी पढ़ी है, 6 क्लासेस, तो कौन सा भी थोड़ा दे देंगे। हमने देखना है कि पेशेंट को मोशन सिकनेस के कारण हुई है तो फिर कौन सा देंगे हम, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं या म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं। अगर जीआई इरिटेशन के कारण हुआ है तो हम ये वाला देंगे, अगर ब्लड में टॉक्सिन है तो हुआ है तो हम ये वाला देंगे। तो ऐसे हमने ये दीज आर द स्पेसिफिक थिंग्स, अदरवाइज द पाथवे इज सेम इन ऑल। सबका ऑब्वियसली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम ही होगा, है तो वो एंटीमेटिक ही ना। सो दिस इज यू कैन नोट है कि मोशन के कारण अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हम ये दो दे रहे हैं जो मैं तुम्हें बताया। ड्रग्स या जीआई इरिटेशन के कारण हो रहे हैं तो सेरोटोनिन देंगे, कीमोथेरेपी के कारण हो रहा है तो डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डोसेज तुम्हें हर एक की डोसेज पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वन इज हेयर ओंडास्टेरोन, तो हम ये कितना डोज दे सकते हैं, 4 to 8 mg एवरी 8 to 12 आवर्स एटलीस्ट। ये तो याद करो, एक ओंडास्टेरोन एंड एक डोमपेरिडोन, बिकॉज दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स इन द हॉस्पिटल। सो इन दोनों को याद करो, बाकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू कैन रिमेंबर इट देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज ये दो चीज़ों का तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इंडिकेशन, जो हम अभी इतनी सारी यहाँ पर हमने पढ़ा है कि कौन सा कब दे रहे हैं, दीज आर ऑल द इंडिकेशंस। ये अगर ब्लड में टॉक्सिन है तब दे सकते हैं, गट इरिटेशन है तब दे सकते हैं, कीमोथेरेपी चली है तब दे सकते हैं, और मोशन सिकनेस, सी सिकनेस के कारण, तो ये दीज आर ऑल द इंडिकेशंस। तुम्हें अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सेम है। एक ये न्यू है प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉसिया वॉमिटिंग, उसके केस में भी हम दे सकते हैं। उसके बाद आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब हम कौन सा ड्रग नहीं देंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। जो मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये दोनों कौन से थे। तो डोम नाम से याद आ गया, डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये दोनों कौन है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो हम इनको, अगर पर्सन को जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इन दोनों को नहीं देते उसके केस में। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों ड्रग्स है ये पता क्या करते हैं, गट मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। पर्सन की ऑलरेडी जीआई में एक ब्लॉकेज है, तुमने गट मोटिलिटी इंक्रीज कर दी तो तुम मतलब फूड कंटेंट आगे उसको पुश करेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं देते। सेकंड, पार्किंसंस डिसीज, ऑलरेडी ये क्या है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी डीजनरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके वैसे ही पार्किंसन डिसीज के केस में डोपामिन की डेफिशिएंसी है, ऊपर से तुम डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे रहे हो तो पार्किंसन तो वर्सन हो जाएगा। तो पार्किंसन डिसीज के केस में हम कभी भी डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं देते, मतलब ना हम मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं ना हम डोमपेरिडोन दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया। सेकंड, ओंडास्टेरोन। ओंडास्टेरोन हम लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कॉज करता है। ये क्यूटी सिंड्रोम का मतलब होता है, जो ईसीजी वेव याद है, क्यूटी इंटरवल होता था ना बिटवीन क्यू एंड टी वेव, जो इंटरवल होता था, तो क्या होता है ओंडास्टेरोन उस इंटरवल को इलोंगेट कर देता है, तो उस केस में भी हम ओंडास्टेरोन नहीं देते। दूसरी, एंटीहिस्टामिन्स। जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ना, इनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट मतलब ये क्या करेंगे, इसके केस में जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। अगर मसल्स रिलैक्स होगी तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल मतलब रिलैक्स होगी, यूरिनरी रिटेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो यूरिनरी रिटेंशन के केस में हम इनको एंटीहिस्टामिन्स को नहीं देंगे। दूसरा, ग्लोकोमा के केस में, क्योंकि एंटीहिस्टामिन्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो ग्लोकोमा वर्सन हो जाएगा, तब भी नहीं देते। एंड द लास्ट वन इज एप्रापिटांट। ये हम सीरियल लिवर डिसीज के केस में नहीं देंगे, बिकॉज एप्रापिटांट की मेटाबोलाइज, जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में ही होना होता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म अगर होगा नहीं प्रॉपर्ली तो ये तो अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर किसी को लिवर डिसीज है तो हम एप्रापिटांट नहीं देते। आई होप कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर क्लियर। तुम्हें मेरी समझ आ जानी चाहिए थी, बाकी तुम्हें याद हो जाएंगी।
उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस, अगर तुम्हें याद रहती है तो तुम याद कर लो, एटलीस्ट फर्स्ट टू याद कर लो, दीज आर इजी वन। कि रिड्यूसेस, अगर हम जो ये वाले एंटीबायोटिक्स हैं उनको डिजॉक्सिन के साथ देंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी, अगर एस्पिरिन के साथ देते हैं तो एस्पिरिन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर इन दो ड्रग्स के साथ हम गलती से दे दें टरफेनाडिन एंड एस्टेमिजोल के साथ, तो कार्डियक अरिथमियास का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है।